Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to be discussing about our chapter, the fundamental unit of life, class 9th biology. So let's get started. This is Bhavya and you are watching Bhav Art and Craft. So इस चैप्टर में मेनली हम सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको नहीं पता सेल क्या होता है तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर है ही उसके बारे में. एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं. मतलब कि बात है उस ज़माने की, तो बात है 1665 की. एक साइंटिस्ट भैया हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. हाँ जी, रॉबर्ट हुक. इन्होंने ना कॉर्क पे जो है ऑब्जर्वेशन बनाई. कॉर्क क्या? CORK. ये जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ट्री की बाग से हमें मिलता है. जब इस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई, कैसे बनाई होगी? अब ऑब्वियसली हमें छोटी चीज़ें तो दिखती नहीं है नेकड आई से, तो माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. उस टाइम पे तो माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने खुद से ही माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया एंड ऑब्जर्वेशन बनाना स्टार्ट किया. ओके, उनका खुद का सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था. उनसे उन्होंने कॉर्क की ऑब्जर्वेशन ली एंड एक सुंदर सा वर्ड निकाला विच इज़ सेल. ये सेल, यस. उन्होंने इन सेल को लैटिन रूम, एक मतलब लैटिन में एक लिटिल रूम के लिए भी यूज़ किया. ये जो इंसिडेंट था ना, ये हिस्ट्री ऑफ साइंस में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था कि कोई पहला बंदा था जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया ऐसी चीज़, सेल. पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल वर्ड को एक्चुअली यूज़ किया, जो कि हम आज भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं. सो क्वेश्चन अराइजेस, what are living organisms made up of? So this is easy to answer. Obviously cell. चलो, एक छोटी सी एक्टिविटी भी आपके बुक में दी हुई है जिसमें आपको या ऑब्ज़र्व करनी है सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील. सो कुछ इस तरीके की ऑब्जर्वेशन जो है आपके सामने आती है. हम कितने कितने अलग अलग साइजेस के प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील्स ऑफ ऑनियंस. पर व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है क्या? देखो, ऑनियन बल्ब भी तो कितने कितने साइजेस का होता है. चाहे आप एक छोटा सा ऑनियन ले लो या फिर एक बड़ा ऑनियन ले लो और ऑब्जर्वेशन बनाओ, तो क्या सिमिलर स्ट्रक्चर्स आएंगे? यस, है तो ऑनियन का ही स्ट्रक्चर, सो आएगा सिमिलरली. ये स्ट्रक्चर है ना, जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे हमारा ऑब्वियसली ऑनियन बल्ब. सो दिस आर ऑल्सो नोन एज बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑनियन बल्ब, राइट? यस. तो इतने से हमें ये पता चला कि सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 के ज़माने में. कभी उन्होंने डिस्कवरी की थी एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से. प्रिमिटिव मतलब खुद से ही बनाया हुआ, राइट? वो हम कहते हैं ना DIY. अब माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं था क्योंकि खुद से बनाया था. अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिए गए माइक्रोस्कोप एंड एक साइंटिस्ट थे, कौन? लेवेनहॉक. उन्होंने एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में पहली बार. फिर रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, जो कि फिर पुरकिंजी, उन्होंने भी एक टर्म कॉइन की जो कि थी प्रोटोप्लाज्म. फिर दो बायोलॉजिस्ट थे, शर्डिन एंड शिवान. उन्होंने रिप्रेजेंट किया सेल को एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल थ्योरी फिर और एक्सपेंड होती गई, मतलब बस बढ़ ही रही थी. विर्चाओ थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने भी सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया. ओके, अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? वन इज़ यूनिसेलुलर, ओके, यूनिसेलुलर, एंड अनदर वन इज़ मल्टीसेलुलर. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. ओके, फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर. What is the meaning of this word uni? Uni means one, okay, one, and cellular, cell, means one celled organism. One celled organism, जितने भी हमारे one celled organisms होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर में आते हैं. अब आपसे पूछेगा कि एग्जाम्पल्स दे दो यूनिसेलुलर के, तो इजीली आप दे दोगे.
कौन से होते हैं? हाँ जी, कौन से होते हैं? अमीबा, एग्जाम्पल अमीबा। और क्या दे सकते हो? पैरामीशियम, राइट, पैरामीशियम। तो बस इतने काफ़ी हैं अभी के लिए। एक होता है मल्टी सेलुलर। अब जिनमें दिमाग है उन बच्चों को समझ आ जाएगा कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। मल्टी मीन्स मैनी। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। और इसमें हम भी आते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इतने सेल्स क्यों होते हैं हमारे अंदर? बिकॉज डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल आ जाएगा एनिमल्स। साइंस की लैंग्वेज में एनिमल्स में ही आते हैं हम, ओके। दिस इज़ काइंड ऑफ फनी बट दिस इज़ फॉर रियल। एनिमल्स आते हैं, और कौन आता है? कुछ फंजाई आ जाते हैं, ठीक है। सो इतना काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए। देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में कितने अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, ओवम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो फ़ायदा भी है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन्हीं की बात कर लेते हैं। अब देखो बहुत सारे सेल होंगे, जैसे मान लो बहुत सारे मतलब आपके टीचर ने ना कोई आपको असाइनमेंट दिया, ओके। तो टीचर ने ना पहली बार तो कहा कि अकेला बंदा जो है असाइनमेंट बनाएगा, तो तुम्हें अकेले को बनाना पड़ेगा पूरा असाइनमेंट। फिर टीचर ने सोचा ज़्यादा बड़ा असाइनमेंट है, ग्रुपिंग कर देते हैं, दो बंदे जो है बनाएंगे एक असाइनमेंट को, तो काम आसान रहेगा ना। अलग अलग बनाओगे तो तुम्हें मुश्किल रहेगी, ज़्यादा जो है बोझ आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए ग्रुपिंग ज़्यादा बेटर रहती है। मतलब बहुत सारे लोग जब मिलके काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब जो बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं उसमें क्या हो जाएगी, एक बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पे, डिवीज़न ऑफ लेबर। यस, तो काम का जो है बंटवारा हो जाएगा बहुत सारे सेल्स में कि तुम ये काम करोगे, सेल्स को काम असाइन कर देंगे, राइट। जैसे यार तुम अपनी बॉडी में ही देख लो, हार्ट होता है, वो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स में पहुंचाता है, राइट। ऐसे ही स्टमक क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड। तो बहुत सारे ऑर्गन्स में जैसे काम बंटवारा कर दिया गया है ना, वैसे ही मल्टी सेलुलर को भी समझ लो। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ? एक सेल किस चीज़ से बना है? ओके, तो देखो जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा क्योंकि वो इतना छोटा है कि नेकेड आई से नहीं दिखता। तो आपको ये दिखता है कि जब आप बहुत सारे सेल्स को देखते हो तो कुछ चीज़ें जो हैं कॉमन होती हैं। क्या क्या कॉमन होती है हर एक सेल में? कॉमन हम लिखेंगे कॉमन फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, या कुछ एक्सेप्शंस भी होती होंगी, आई कैन से। तो क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं? एक तो फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। द सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियस, एंड द थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म, ओके। या इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। सो फर्स्ट बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो कि जो कंटेंट्स होते हैं ना जो सेल्स के अंदर होते हैं उनको जो है सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ये ना क्या कर देती है, एक जो है परमिट करती है या फिर अलाउ करती है कि कौन सा जो मटेरियल है वो अंदर आएगा सेल के अंदर और कौन सा जो है वो नहीं आएगा। मतलब अलाउ भी कर देती है, परमिट, और अगर उसको रिफ्यूज़ करना हो रिफ्यूज़ भी कर देती है। पर यार अब सब्सटेंसेस का तो मूवमेंट होगा जब हम इधर उधर पहुँचाएंगे सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल बाय अ प्रोसेस विच इज़ नॉन एज डिफ्यूजन। या डिफ्यूजन से जो है सब्सटेंसेस मूव आउट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस
एंड ये शायद पिछले चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा होगा। और जो मूवमेंट होती है ना वो कैसे होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जो है सब्सटेंस की मूवमेंट होती है। कुछ तो यार देखो सेल में से जो है निकालना ही पड़ता है, जो कि होता है सेलुलर वेस्ट तो सेल में से निकालना ही पड़ता है ना। और बातें करें तो या ये जो है डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें, गैसियस एक्सचेंज करना सेल्स से और दूसरे सेल्स के साथ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, तो ये सब कुछ डिफ्यूज़न ही करवाती है। इस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा मतलब डीपली बहुत पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे कि तीन चीज़ों की बात करेंगे, सिर्फ 3 चीज़ों की बात कर लेते हैं। क्या है वो शाही 3 चीज़ें? एक तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब जो मीडियम सराउंडिंग है ना जो सेल की, उसके पास वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है देन द सेल। अब देखो सेल में जब वाटर ज़्यादा होगा, जब हम किसी चीज़ में वाटर ज़्यादा भर देते हैं तो वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ हाइपरटोनिक। मीडियम की जो है ना उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है, कि सेल में जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सेल मतलब छोड़ रहा है वाटर, लूज़ कर रहा है, सेल विल लूज़ द वाटर एंड दिस सिचुएशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक। अब आइसोटोनिक, जब उतनी ही कंसंट्रेशन होगी वाटर की जितनी सेल में है, मतलब एक टाइप से न्यूट्रल बन गया या फिर मीडियम हम कह सकते हैं, आपकी लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कि हाई लो मीडियम, तो मीडियम जो है वो हमारा आइसोटोनिक। मीडियम से आप इससे इनको लर्न कैसे कर सकते हो, ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो है हाई है, इसके अंदर जो है ना हाई वाटर कंसंट्रेशन है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक इसमें लो वाटर कंसंट्रेशन है, इसमें जो है मीडियम वाटर कंसंट्रेशन है। ऐसे मतलब ये ट्रिक हो गई याद करने की, बहुत ईजी है। अरे यार हम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना यार बहुत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही वापस आते हैं अपने, बैक टू द टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो होती है ना काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसे हम लिपिड्स और प्रोटीन्स कहते हैं ना, उनसे बनती है ये। और हम इसके स्ट्रक्चर को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये यार बार बार बताना पड़ रहा है, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो। अब फ्लेक्सिबल है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो है सेल को इंगल्फ करने में हेल्प करती है फूड को, और जितने मटेरियल्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो सारे इन्गल्फ करने में बहुत काम आती है। और इन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। हाँ जी, एंडोसाइटोसिस। और ऐसी प्रोसेस कौन यूज़ करता है? एग्जाम्पल में आ गया हमारा प्यारा सा अमीबा। कैसा होता है यार अमीबा? इस तरीके का ना, इस तरीके का ही होता है, यहाँ पे एक बीच में न्यूक्लियस होता है उसके, ठीक है। तो ये इसमें होती है एंडोसाइटोसिस। एक और आउटर कवरिंग होती है जो कि होती है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने करी, वो भी एक आउटर कवरिंग है। एक सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी, जो कि सेल वॉल होती है ऑब्वियसली, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है। मान लो ये एक सेल है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसके ऊपर सेल वॉल होगी। ये जस्ट मैं वैसे ही बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ताकि आप समझ सको। तो इस तरीके की होती है। सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और इसमें मेनली प्लांट सेल वॉल जो होती है उसमें सेलुलोज होता है, मेनली सेलुलोज। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। अगर प्लांट के ऊपर लगी हुई है, मतलब प्लांट सेल वॉल है, तो बस इतना जान लो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो एक चीज़ न्यूक्लियस जिसके बारे में शायद बार बार यहाँ पे बात हो रही है, क्या लिख रही हूँ यार मैं? न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जैसे कि यार हमने ऑनियन पील ऑब्जर्व की थी, उसमें हमने कितनी चीज़ें ऑब्जर्व की। अब जो एक न्यूक्लियस है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के बाद आता है, मान लो आप ट्रिक से याद करो तो न्यूक्लियस के बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के ऊपर लगी होती है, ये आपको समझ आ गया। न्यूक्लियस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर ही यार डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। एनएनए लिख दिया मैंने, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कुछ नई चीज़ बनना, जैसे कि एक बेबी बोर्न हुआ
तो उसमें भी तो रिप्रोडक्शन काम आती है, राइट। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब सेल्स का, जब सेल डिवाइड करता है, न्यू सेल बनाता है, दैट्स कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन। एक है ना हमारे न्यूक्लियोइड भी होता है, कहाँ लिखूँ, NUCLEOID। ये क्या होता है? ऐसे न्यूक्लियर रीजन जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स ही होते हैं, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी यार, भूल गए हो कि इतनी सी देर में, 5 मिनट में ही भूल जाते हो सारी चीज़ें। इसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज़ का फंक्शन भी होता है, तो इसके बारे में इतना ही पढ़ते हैं। अब सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि हर एक सेल होता है ना, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको सेपरेट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। अब बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हमें सेपरेट करनी है चीज़ों को तो केमिकल एक्टिविटीज़ लगानी पड़ेगी, तो हमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। क्या चीज़? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया, एक वन ऑफ द फीचर हो गया। और ये ऑर्गेनेलीज भी ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती हैं, मोस्ट ऑफ देम। अब आगे बातें करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ER इज़ व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, शीट्स का। ये बिल्कुल लॉन्ग ट्यूबल्स जैसा लगता है, या फिर राउंड्स लगता है, या फिर ऑम्ब्लोक बैग्स जैसा, वेस्काइल्स जैसा। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा लगता है कई बार तो। और 2 टाइप हैं इसके, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि एनिमल सेल का है, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न देखें, सेल डिवीज़न को। ओके, तो सेल डिवीज़न जो होती है, न्यू सेल इसी से ही फॉर्म होते हैं, इसी से ही बनते हैं। जब सेल डिवाइड होते हैं ग्रोथ करने के लिए तो उसे माइटोसिस कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन से कोई ऑफस्प्रिंग का राइज होता है तो वो डिवाइड करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से, जिनको कहते हैं मायोसिस। माइटोसिस एंड मायोसिस ये 2 प्रोसेसेस हैं। अब कुछ चीज़ें, कुछ जो है इसमें टॉपिक्स रह रहे हैं जो कि प्लांट सेल के ही हैं, मतलब गोल्गी ऑपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, वरना एक और वीडियो अलग से बना दूँगी। ओके, सो दिस वॉज द क्विक रिविजन वीडियो। आई होप यू लाइक दैट। इफ यू लाइक दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।